हेलो बच्चों, सब बच्चों आज अपन जो एक्सरसाइज 1 है, इस एक्सरसाइज 1 का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे। और बेटा आज अपन विविध एक को ख़त्म करेंगे। और विविध एक से पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है बेटा, और वो है एग्जाम्पल नंबर 26। तो हम 26 को उड़ाएंगे, उसके बाद फिर हम विविध एक के सातों सवाल को आज अपन फिनिश कर देंगे। तो चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बेटा उदाहरण नंबर 26 हमसे क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 26 हमसे कह रहा है बेटा कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स। ओके बच्चों, और द्वारा प्रदत्त फलन, यानी ये फलन आपको दे रखा है, और ये फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित है। ये फलन बेटा 0 से π/2 यहाँ से और आर में क्या है, ये परिभाषित है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों ये क्या होगा, इस फलन का प्रांत होगा, और बच्चों ये क्या होगा, इस फलन का सह-प्रांत। ओके सर, बात तो समझ में आ गई है। उसके बाद एक और आपको दे रखा है, एक और फलन दे रखा है, जी एक्स बराबर क्या है, जी एक्स बराबर है कॉस एक्स। द्वारा प्रदत्त फलन जी, और कहाँ से कहाँ परिभाषित दे रखा है आपको, 0 से π/2। ओके, और कहाँ पर है, आर में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रांत, और आर क्या हो जाएगा, इसका सह-प्रांत। आगे सिद्ध कीजिए कि f तथा g एक एक ही है। पहले हमें ये सिद्ध करना है कि जो f है और जो g है ये क्या है, एक एक ही है। परंतु f प्लस g, परंतु जब हम क्या करेंगे, f प्लस g, तो बोलो f क्या है, साइन, और g क्या है, कॉस। तो साइन x प्लस कॉस x, यानी ये हो गया। और ये क्या नहीं है, एक एक ही नहीं है, हमें ये सिद्ध करना है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या किसकी बात करेंगे, एक एक की, तो एफ एक्स के लिए। ठीक है, तो बोलो बेटा एक एक की जो कंडीशन होती है वो हम कैसे चेक करते हैं। तो माना हमने दो अवयव मान लिए x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ से, प्रांत से। बोलो प्रांत क्या है, 0 से π/2। तो 0 से π/2 में हम 0 से π/2 के बीच में हमने दो अलग अलग अवयव मान लिए। ठीक है, अब x1 पे चेक करेंगे, तो बोलो f ऑफ x1, तो इसका प्रतिबिंब क्या आएगा f ऑफ x1 पे, साइन ऑफ x1, तो साइन x1 आएगा। इसी प्रकार से f ऑफ x2 पे चेक करेंगे, तो बोलो कितना जाएगा, साइन ऑफ x2 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या कंडीशन चेक करेंगे कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है। अच्छा सर, अब हम ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी साइन x1 बराबर क्या है, साइन x2, साइन x1 बराबर साइन x2। अच्छा, 0 से π/2 के बीच में, अब सुनो ध्यान से, साइन x1 बराबर साइन x2 है। अब हमें इसको हल करना है, और ये किस में, 0 से π/2 में x1 x2 का मान। तो अब आप मुझे बताओ, इस साइन को मैं उठा के इधर ले आऊँ। हाँ सर, या आप दोनों पक्षों में साइन इन्वर्स ले लो। क्या ले लो आप, साइन इन्वर्स कॉमन। अच्छा सर, साइन इन्वर्स जो हमने दोनों पक्षों में जब हमने साइन इन्वर्स ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन x1, और साइन इन्वर्स ये हो जाएगा बेटा साइन x2। सर आपने ऐसे कैसे ले लिया, क्योंकि मुझे ये पता है कि x1 और x2 जो है ये प्रथम चतुर्थांश में है, 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश है, और प्रथम चतुर्थांश के लिए साइन कैसा मान देता है, धनात्मक। तो यानी ये वाला मान भी एक धनात्मक मान है, और ये वाला मान भी एक कैसा मान है, धनात्मक। इसलिए मैंने दोनों पक्षों में साइन इन्वर्स ले लिया। अच्छा सर, मान लो ये दोनों नेगेटिव होता तो भी ले सकते थे हम। अच्छा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता तो हम नहीं ले सकते थे फिर। ओके सर, बात तो समझ में आ गई है। अब देखो हमारे पास साइन इन्वर्स साइन, तो ये क्या जाएगा x1, और साइन इन्वर्स साइन ये क्या जाएगा x2, तो क्या हो गया, ये x1 बराबर x2। तो हमें पता है कि x1 बराबर x2 होगा तभी जाके ये दोनों बराबर होंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, अतः f कैसा फलन है, एक एक ही फलन है। तो ये सिद्ध हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से हम किसके लिए सिद्ध कर देंगे, कोस के लिए। तो माना x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से π/2 है, यही है। फिर अब क्या करेंगे, g ऑफ x1, तो g ऑफ x1 बराबर क्या जाएगा, cos x1। फिर g ऑफ x2 तो बराबर कितना जाएगा, cos x2, यही आएगा। अब हम क्या चेक करेंगे बेटा, g ऑफ x1 बराबर g ऑफ x2। अब g ऑफ x1 क्या लिख देंगे, cos x1, और यहाँ क्या लिख देंगे, cos x2, ये लिख देंगे।
हाँ सर बिल्कुल। अब बोलो 0 से π/2 इस प्रांत में बोलो कॉस कैसा मान देगा, धनात्मक मान देगा। अतः हम दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं, कॉस इन्वर्स लेता है। तो कॉस x1 कॉस इन्वर्स कॉस x2। सर ऐसा हमने क्यों करा है, तो बात समझ में आ गई ना बेटा। ऐसा इसलिए करा है क्योंकि हमें x1 और x2 निकालने ना, तभी तो चेक करेंगे हम। तो बोलो ये कट के क्या जाएगा x1 और ये क्या हो जाता है x2। ओहो सर, तो x1 बराबर क्या है x2 है। कब, जब ये दोनों बराबर है तो x1 बराबर x2 है। या हम कहेंगे कि ये दोनों बराबर कब होंगे, जब x1 बराबर x2 होंगे। x1 का और कोई मान आ नहीं रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा। अतः g कैसा फलन है बच्चों, एक ही फलन है। टिन टिन टिन, बात समझ में आ गई क्या प्यारे बच्चों। ओके, तो ये तो हमारे पास साइन और कोस का एक ही सिद्ध कर दिया। अब हमें क्या करना है, f प्लस जी ये एक फलन है और हमें बताना है कि ये एक ही नहीं है, ये सिद्ध करना है। ओहो सर, इसका मतलब उदाहरण नंबर 26 में 3 सवाल है, पहला ये, दूसरा ये, अब तीसरा लेता है। तो तीसरे के लिए आई चेक करेंगे। तो देखो बेटा, अब हम क्या बात करेंगे, f प्लस जी के चेक करेंगे। तो f प्लस जी को मैंने मान लिया h, क्या मान लिया h, तो माना हाँ सर ठीक है। तो f प्लस जी को हमने क्या मान लिया, h मान लिया। ओके सर, अब हमने x1 और x2 जो है वो कहाँ से लिए, 0 से π/2 में। सर x1 और x2 0 से π/2 में ही क्यों लेंगे, तो उसके लिए देखो आपको, देखो जब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखना इस साइड, ये लो टच, सुनना ध्यान से बेटा। मान लो हमारे पास कोई फलन है f और इसका प्रांत है d ऑफ f, ठीक है प्रांत, और एक फलन है g, एक फलन क्या है g, और इसका प्रांत दे रखा है हमें d ऑफ g। d का मतलब क्या होता है, प्रांत, डोमेन, ठीक है। अब हमसे बोला जाए कि f प्लस जी ज्ञात करो, मतलब f प्लस जी का प्रांत निकालो। तो बेटा f प्लस जी का प्रांत क्या होगा, तो f प्लस जी का जो प्रांत होगा वो होगा d ऑफ f इंटरसेक्शन d ऑफ g, ये होगा। अब सर हमने इंटरसेक्शन क्यों लिया है, क्योंकि ये एक प्रांत होता है, मतलब ये भी प्रांत जो होता है वो एक समुच्चय होता है, और ये भी क्या होता है, समुच्चय। और इंटरसेक्शन किसके बीच में लगता है, समुच्चयों के बीच में लगता है। इंटरसेक्शन, यूनियन, अंतर, ये संक्रिया होती है ना समुच्चयों की, तो ये ठीक है। तो अब सर ये इंटरसेक्शन ही क्यों लिया है, अभी ये प्रॉपर्टीज होती है कि f प्लस जी का यदि हमें प्रांत निकालना है तो f का प्रांत पता लगाओ, g का प्रांत पता लगाओ, और दोनों का कॉमन ले लो, जो दोनों का कॉमन होगा वही f प्लस जी का प्रांत होगा। अच्छा सर ये प्लस के लिए है कि माइनस के लिए भी है, माइनस के लिए भी यही होगा। अच्छा सर गुणा में हो, तो मान लो दो फलन गुणा में हो तो इसका प्रांत क्या होगा, तो इसका प्रांत भी यही होगा, d ऑफ f इंटरसेक्शन d ऑफ g, यही होगा। अच्छा, और गुरुजी यदि मान लो ये भाग में हो तो भाग में होगा तो भी यही होगा, बट एक कंडीशन और लग जाएगी, क्या, कि हमें एक चेक क्या करना पड़ेगा कि g नॉट इक्वल टू 0। भैया g का मान 0 के बराबर भी तो नहीं होना चाहिए, तो जिसके लिए हो रहा है उसको और निकाल देना। पहले तो आप ये कॉमन निकाल लो और इस कॉमन में से वो मान निकाल देना जिसके लिए g का मान 0 हो रहा हो। अच्छा सर, तो सर इसका मतलब f प्लस जी, यानी f प्लस जी को हमने क्या माना h, और हमें h का प्रांत निकालना है। h का क्या निकालना है, प्रांत। तो सर इसका मतलब जो f का प्रांत और g का जो प्रांत होगा उसका कॉमन ही होगा, हाँ कॉमन। तो सर f का प्रांत तो ये रहा 0 से π/2, और g का प्रांत भी कहते रखा है 0 से π/2। तो f प्लस जी का, तो दोनों का कॉमन क्या आएगा, दोनों कॉमन ये खुद ही आ जाएगा 0 से π/2। हाँ, इसलिए मैंने h के लिए जब मैं एक एक चेक करूँगा तो x1 और x2 कहाँ से लूँगा, 0 से π/2 में। क्यों लूँगा, क्योंकि इसका प्रांत भी क्या आएगा, 0 से π/2 ही आएगा। ठीक है सर, बात तो समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब इनका प्रतिबिंब निकालेंगे। तो h ऑफ x1 का प्रतिबिंब बोलो क्या आएगा, तो यहाँ पे रख देंगे हम, तो यह आ जाएगा साइन x1 प्लस कॉस x1। हाँ सर, फिर h ऑफ x2 निकालेंगे, तो बोला क्या जाएगा, साइन x2 प्लस कॉस x2। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब हम दोनों को बराबर रखेंगे। अतः अब h ऑफ x1 बराबर h ऑफ x2। बोलो h ऑफ x1 क्या है, साइन x1 प्लस कॉस x1 बराबर h ऑफ x2 क्या है, बोलो
साइन x2 प्लस कॉस x2। ये लो, अब क्या करेंगे बेटा, इस साइन x2 को इधर ले आओ, लिया है सर। तो साइन x1 माइनस साइन x2 और कॉस x1 को तो ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, कॉस x2 माइनस कॉस x1। ठीक है, अब सुनो बेटा, आपने एक सूत्र सुना होगा, साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र सुना है आपने। हाँ सर, कुछ कुछ सुना तो है सर। तो आइए, तो हम आपको फिर से रिपीट कराते हैं। आपके पास देखो बेटा 4 सूत्र होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। ये लो, टचक टचक टचक। फिर मैंने आपको बोला कि जब दो साइन जुड़ते हैं तो एक तो आएगा दो साइन आएगा टचक और एक कोस आएगा टचक। ठीक है, जब दो साइन घटेंगे तो 2 पहले आएगा कोस और फिर आएगा साइन। यही, जब दो कोस जुड़ते हैं तो दोनों ही क्या आएंगे, कोस में आएंगे। ये लो टचक। और जब दो कोस घटते हैं तो एक आएगा माइनस, मतलब -2 लगा के, और यहाँ साइन और यहाँ भी क्या आएगा, साइन। हाँ सर, अब तो याद आ गया सर। और सर इन ब्रैकेट में क्या आएगा, इसमें आएगा c प्लस डी बाई टू और इसमें आएगा c माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए, तो साइन सी माइनस साइन डी, तो ये वाला सूत्र लग जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 cos x1 प्लस x2 बटे 2, यही आएगा इनटू, फिर क्या है साइन, तो साइन फिर क्या आएगा बेटा x1 माइनस x2 बटे 2 बराबर। अच्छा, दो कोस माइनस में है तो दो कोस माइनस में, तो ये सूत्र लगेगा, तो क्या आएगा माइनस के 2 साइन, तो क्या लिखेंगे बेटा x1 प्लस x2 बटे 2 और यहाँ जाएगा साइन x1 माइनस x2 बटे 2। तो देखो बेटा दुशम और दुशम कट गया, दुशम और दुशम ये भी कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखना बेटा, यहाँ पे कोस x1 प्लस x2 बटे 2 और यहाँ क्या बचा, साइन x1 प्लस x2 बटे 2। देखो इसको तो मैं ले जाऊँ इधर और ये -1 बचा है, इसको ले आओ इधर, तो क्या आ जाएगा, कोस साइन बटे कोस, तो साइन बटे कोस क्या होता है, tan। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, tan x1 प्लस x2 बटे 2। मैं एक स्टेप खा गया बेटा। ठीक है, आप देख लेना यहाँ पे कि हम कोस को इधर लेके जाएंगे तो साइन के नीचे आएगा, तो साइन x1 प्लस x2 बटे 2 बटे कोस x1 प्लस x2 बटे 2 कितना जाएगा, tan x1 प्लस x2 बटे 2। और यहाँ पे -1 बचा है, उसको इधर लेके जाऊँगा तो 1 बटे -1 हो जाएगा। हाँ सर, ये -1 हो जाएगा। बिल्कुल सर, बात तो समझ में आ गई है सर। चलिए अब हम क्या चेक करेंगे, देखो यहाँ पे, अब आप मुझे बताओ -1 जो है, -1 जो है वो tan के किस मान के लिए प्राप्त होगा। यदि मान लो हमें tan क्या है कि 1 प्राप्त होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे π/4। अब -1 जो होता है, tan का मान जो -1 प्राप्त, मतलब यहाँ पे जो -1 है, -1 के लिए tan किस किस एंगल पे मान देगा, तो भैया एक तो देगा 135 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि tan 135 डिग्री बराबर -1 होता है। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ रही है, बिल्कुल सर, अच्छी बात है। एक मान देता है, बोलो किस पे भाई, देखो tan का मान धनात्मक कहाँ होगा, पहले में और तीसरे में, और ऋणात्मक कहाँ होगा, दूसरे में और चौथे में। हाँ सर, तो देखो दूसरे में 135 पे आ रहा है, ठीक है। अब चौथे में किस पे आ रहा है, तो चौथे पे क्या मैं लिख सकता हूँ, -45। ओहो, tan -45 का मान भी कितना होता है, -1 होता है ना। हाँ सर, बिल्कुल, बात तो समझ में आ गई है इन दोनों के लिए। ठीक है, अब क्या मैं -1 की जगह यहाँ लिख सकता हूँ क्या, अब देखो बेटा मैं इन सबको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, लो टचक। अब लो, इन सबको मैंने साफ कर दिया,
दोनों दोनों ये लो। चलिए, तो सबसे पहले हम किसका मान रखेंगे, 135 का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, tan x1 प्लस x2/2 बराबर tan, और देखो 135 भैया 45 को बोलते हैं π/4 रेडियन में, तो π/4 को कितने बार गुणा करूँ कि 135 आ जाए, तो 3 बार। तो क्या लिख दूँ यहाँ, tan 3π/4, ठीक है बच्चों। अब ये tan से tan ऐसे नहीं कटेगा, आप tan को उधर ले जाओ, tan इनवर्स हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, या फिर आप सिंपल मानो ये कट गया है ना, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 बराबर 3π/4। हाँ गुरुजी, अब क्या करेंगे, अब 2 एकम 2, इसको काट दो तो 2, यही आएगा, ठीक है। तो x1 प्लस x2 बराबर कितना जाएगा, 3π/2, और कितना जाएगा बेटा, 3π/2। तो यहाँ से x1 प्लस x2, तो x1 का मान कितना जाएगा, 3π/2 माइनस x2। हाँ सर बिल्कुल, तो एक तो हमारे पास ये आया, ठीक है। अब इसी प्रकार से सर -1 की जगह आपने ये रखा, -1 की जगह हम ये भी तो रख सकते हैं, tan x1 प्लस x2/2 बराबर tan -π/4 भी तो रख सकते हैं सर हम। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, अवश्य रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, अब देखो, तो ये tan उड़ गया, तो x1 प्लस x2/2 बराबर कितना जाएगा, -π/4, दशम दशम काटो, तो x1 प्लस x2 बराबर कितना जाएगा, -π/2, तो x1 बराबर कितना जाएगा, -π/2 माइनस x2। ओहो सर, x1 का मान ये भी आ गया, ओके, इसका मतलब x1 का मान ये हो तब भी ये बराबर होंगे, और x1 का मान ये हो तब भी ये बराबर होंगे, तब भी ये क्या होंगे, बराबर। तो अतः ये f कैसा फलन हो जाएगा, मतलब ये h कैसा फलन हो जाएगा, बहु एक ही फलन हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस सवाल को। अब देखो, इस सवाल को मैंने ऐसे कराने का मोटिव क्या था, आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना। सर इसका शॉर्टकट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो सर पहले वो बताओ ना शॉर्टकट। तो देखो आइए, तो ये एक मेथड ये हो गया। अब इसका दूसरा तरीका, एक के लिए हम दूसरा तरीका क्या इस्तेमाल करेंगे, तो आइए उसको चेक करते हैं। दूसरा क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे यदि x के 2 अलग अलग मानों के लिए y का सेम मान आ गया तो बहु एक ही होगा। हाँ सर बिल्कुल, तो हमने ये बनाया ऐसे और ये बनाया ऐसे, आरेख बना लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो, जो यहाँ तो आएगा x का मान, यहाँ आएगा hx का मान, और hx को क्या माना हमने, sin x प्लस cos x, यही माना, ठीक है। अच्छा x में क्या, कहाँ से कहाँ तक मान बैठेगा, 0 से π/2 में बैठेगा। तो मैंने एक बार रखा 0, फिर रखा मैंने π/6, फिर रखा मैंने π/4, फिर रखा मैंने π/3, और फिर रखा मैंने π/2, यही है। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा 0 रखो आप, इसमें 0 रखो तो कितना जाएगा ये, तो ये जाएगा sin 0, देखना मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ इधर, हाँ, तो h0 तो कितना जाएगा बेटा, ये sin 0 प्लस cos 0, यही होगा। sin 0 कितना होता है 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो कितना जाएगा 1। हाँ सर, यहाँ पे मान आ जाएगा 1। यस सर, बात तो समझ में आ गई है। अच्छा अब आप चेक करो π/6, तो π/6 पे चेक कर लो, π/6 तो बोला क्या लिखोगे, sin π/6 प्लस cos π/6, sin π/6 1/2, cos π/6 √3/2, यही होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस √3/2, हाँ सर यही आ रहा है, तो एक के लिए एक आ रहा है। फिर उसके बाद π/4 रखो, ओके π/4 रख देंगे, तो sin π/4 प्लस cos π/4, यही है। sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, 1/√2 1/√2 कितनी बार है, 2/√2, और इसे √2 तो √2, हाँ सर बिल्कुल, तो इसका मान √2 आ गया। फिर उसके बाद हम π/3 रखेंगे, तो π/3 जब हम रखेंगे h की जगह क्या रखेंगे, π/3 रखेंगे, तो बोला कितना जाएगा, sin π/3 प्लस cos π/3, sin π/3 कितना होता है,
तो सर साइन पाई बाई 3 √3/2 होता है, और कोस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2 होता है, तो सर √3 + 1 2 यही होगा। ओहो, तो सर पाई बाई 3 के लिए भी तो मान यही आ गया। हाँ सर, पाई बाई 6 के लिए भी आ गया, पाई बाई 3 के लिए भी ये आ गया। तो यहाँ पे स्थित जो अवयव है दो अलग अलग अवयवों के लिए y का मान सेम आ गया। दो अलग अलग अवयवों के लिए y का मान सेम आ गया, तो ये कैसा फलन कहलाएगा, बहुएक की। इसी प्रकार से पाई बाई 2 रखो, आप h की जगह पाई बाई 2 रखो, तो साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 कितना है 1, कॉस पाई बाई 2 कितना है 0। ओ सर पाई बाई 2 के लिए भी 1 आ गया। ठीक है, तो सर क्या हम आरेख विधि ये बता सकते हैं कि ये बहुएक की फलन है? बिल्कुल बता सकते हो, आप ये मेथड भी बना सकते हो। तो सर हम तो इससे बच जाएंगे। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को बताने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो इस प्रकार हमारा उदाहरण नंबर 26 कंप्लीट। अब आइए हम पढ़ेंगे विविध एक का पहला सवाल। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये लो, पंछी बनो उड़ता फिरूं नील गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ इस दुनिया में घूमने में। अरे वाह, चलिए बेटा, तो अब हम बात करते हैं किसकी, विविध एक का पहला सवाल। चलिए, तो देखिए बेटा, विविध एक का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे, सिद्ध कीजिए कि f। तो भैया आपके पास एक f है, और कहाँ से है, R से, और किस में है, एक समुच्चय, और ये समुच्चय क्या है, x बिलोंग्स टू R, और सच डैट -1 से बड़ा x का मान और +1 से छोटा, ये। ठीक है, तो और फलन कैसे दे रखा है, तो f ऑफ x बराबर दे रखा है आपको x/1 + मापांक ऑफ x, ये आपको दे रखा है, और x बिलोंग्स टू R। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन एक एक ही तथा आच्छादक है, हमें ये सिद्ध करना है। ओके सर, एक एक ही तथा आच्छादक, हमें ऐसा क्या करना है, सिद्ध करना है, एक एक ही तथा आच्छादक। ओके, तो चलिए अब आप मुझे बताओ, ये क्या है हमारा प्रांत, बिल्कुल सही, और ये क्या है हमारे पास, हमारा सहप्रांत, बिल्कुल सही है सर। तो ये प्रांत है और ये क्या है, सहप्रांत। अब हमें एक एक ही चेक करना है, तो ये लिए एक एक ही फलन के लिए हम क्या चेक करेंगे, क्या रखेंगे, तो माना दो अवयव हमने मान लिए x1, x2 बिलोंग्स टू किस में, प्रांत में, और प्रांत क्या है, R। प्रांत क्या है, R। ठीक है, अच्छा R क्या होता है, -अनंत से प्लस अनंत, -अनंत से प्लस अनंत के बीच में होता है। ठीक है, अब हम इसका x1 का प्रतिबिंब निकालेंगे, तो बोलो f ऑफ x1 का प्रतिबिंब क्या आएगा, x1/1 + मापांक ऑफ x1। हाँ सर, बिल्कुल यही आएगा। और f ऑफ x2 का प्रतिबिंब बोलो क्या आएगा, x2/1 + मापांक ऑफ x2, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या चेक करना है, दोनों को बराबर रख देंगे, तो f ऑफ x1 बराबर क्या रख देंगे, f ऑफ x2 रख देंगे। तो भैया यहाँ पे कितना है, x1/1 + मापांक ऑफ x1, और यहाँ क्या है, x2/1 + मापांक ऑफ x2। ठीक है, अब क्या करें, गुणा कर देते हैं, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x1 का गुणा x से करेंगे तो x1 + x1 का गुणा मापांक ऑफ x2 से करेंगे तो x1 मापांक ऑफ x2, यही आएगा। फिर बराबर x2 का गुणा इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा, और x2 का गुणा इससे करेंगे तो प्लस के x2 मापांक ऑफ x1, यही आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हम इसको इधर लेके जाएंगे x2 को, तो कितना जाएगा, x1 - x2 बराबर, इसको इधर ले जाओ तो कितना जाएगा, x2 मापांक ऑफ x1 - x1 इंटू मापांक ऑफ x2। सर बात तो समझ में आ गई है यहाँ तक। ओके, अब क्या करें, देखो अब यहाँ पे हमें मापांक को ओपन करना है कि मापांक ऑफ x1 और मापांक ऑफ x2 को हमें ओपन करना है। तो x1 मापांक ऑफ x1 और मापांक ऑफ x2 को हम ओपन कब कर सकते हैं,
जब हमें ये मालूम हो कि x1 और x2 का मान कैसे है, कि x1 और x2 का मान धनात्मक है कि ऋणात्मक है, कि क्या हमने माने हुए है, ठीक है, जब भी तो हम बता सकते हैं ये चीज़ें। बिल्कुल सही है। तो हमने क्या मान लिए, तो सबसे पहले हमने माना कि माना x1 तथा x2 बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। अच्छा, आप मुझे बताओ एक एक के लिए, एक एक बोलने के लिए ये दोनों बराबर कब होंगे, जब x1 x2 बराबर होंगे, जब x1 x2 क्या होंगे, बराबर। और x1 x2 बराबर कब हो सकते हैं, कब हो सकते हैं भैया, जब दोनों या तो धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तब जाके चांस बनेगा बराबर होने का। मान लो एक को हमने धनात्मक माना और एक को हमने क्या माना, ऋणात्मक, एक को धनात्मक माना और एक को क्या माना, ऋणात्मक, तो फिर कोई संभावना नहीं है कि दोनों बराबर हो जाए। भैया कैसे कह सकते हैं, भाई एक नंबर धनात्मक है और एक नंबर ऋणात्मक है, तो क्या आप कह सकते हो कि दोनों बराबर हो सकते हैं? अरे नहीं होगा बराबर। अच्छा, दोनों धनात्मक है तो चांस है बराबर हो सकते हैं, दोनों का मान हो सकता है 5-5 आ जाए। अच्छा, दोनों मान ऋणात्मक हो तो भी चांस है, हो सकता है दोनों का मान -5 आ जाए। तो समझ में आ गई बात। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना x1 तथा x2 बोथ आर पॉजिटिव, हम ये लेके चेक करते हैं। तो जब ये लेके चेक करेंगे तो मापांक ऑफ x1 बराबर क्या लिखेंगे, x1 तथा मापांक ऑफ x2 बराबर क्या लिखेंगे, x2। जब दोनों पॉजिटिव है तो यही लिखेंगे। तो आइए इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x1 माइनस x2 बराबर, तो x1 मापांक ऑफ x1 हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, x2 x1, यही आएगा। फिर माइनस x1 इंटू x2। हाँ सर, बिल्कुल सर, बात तो समझ में आ गई है, डुशम डुशम कर जाएगा अभी। तो क्या जाएगा, x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर किसका जाएगा, x2 के। और आ गया सर, बिल्कुल। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो x1 बराबर किसके आ गया, x2 के आ गया। तो जब x1 बराबर x2 के आ गया, ये कंडीशन हो गई, तब जाके ये बराबर है। तो x1 के एक ही मान के लिए ये, जैसे ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसे क्या कहेंगे, एक एक ही। और सर नेगेटिव के लिए चेक करेंगे तो नेगेटिव के लिए चेक कर लो। तो नेगेटिव के लिए फिर से माना x1 तथा x2 बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, मान लो दोनों नेगेटिव मान लेते हैं, तब तक चेक करेंगे। तो जब दोनों नेगेटिव मानेंगे तो मापांक ऑफ x1 कैसे आएगा, -x1। मापांक ऑफ x1 बराबर क्या आ जाएगा, -x1, क्योंकि अब ये नेगेटिव में ना। हाँ सर, तथा मापांक ऑफ x2 बराबर क्या जाएगा, -x2। अब समीकरण नंबर 1 से, अतः समीकरण नंबर 1 से तो चेक करो, तो बोला क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 बराबर, भैया यहाँ मापांक ऑफ x1 की जगह -x1 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसे, -x2 x1, यही आएगा। फिर x2 की जगह माइनस लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस, तो प्लस x1 इंटू x2, डुशम डुशम कट गए, हाँ गुजी कट गए। अब क्या जाएगा, x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। ओ हाँ सर, तो इसके लिए भी जब दोनों नेगेटिव है तो भी x1 बराबर x2 आ रहा है, और जब दोनों पॉजिटिव है तो भी x1 बराबर x2 आ रहा है। तो आता है f एक की फलन है, अतः f एक की फलन है, क्योंकि जब जो फलन का जो मान है एक अवयव के लिए एक ही आ रहा है। सर हमने तो दो फलन के दो मानों को बराबर कर दिया, जब दो मानों को बराबर करा तो जो अवयव है वो भी बराबर हो गए, तभी तो एक ही कहलाएगा वो, तो खत्म कहानी, बराबर हो रहा है। और सर एक को धनात्मक एक को ऋणात्मक ले लिया, तब तो वो बराबर होंगे ही नहीं, तो तब वो बराबर नहीं होंगे, तो एक बार चेक तो कर लो क्या उनके लिए एक बार फलन का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ अरे सर नहीं, बात समझ नहीं आ रही, अच्छा नहीं आ रही तो मैं समझा देता हूँ। मान लो, चलो माना x1 को आपने मान लिया पॉजिटिव और x2 को आपने मान लिया नेगेटिव। अब आप खुद ही बताओ कि क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं क्या, अरे नहीं होगा भाई, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो ये जब ये दोनों बराबर ही नहीं हो सकते, तो एक बार चेक करते हैं कंडीशन क्या आ रही है ना, यही कहना चाह रहे हो। तो चलो
जब ये मान लो x1 को पॉजिटिव मान लिया तो बोलो मापांक ऑफ x1 बराबर क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा प्लस के, और मापांक ऑफ x2 बराबर क्या लगोगे, माइनस x2, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो ऐसे खुलेगा। तो अब समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से चेक करो एक बार आप। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x1 माइनस x2 बराबर x2, और मापांक ऑफ x1 की जगह क्या लिखेंगे अब, x1, बिल्कुल सर, और माइनस, और मापांक ऑफ x2 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस x2, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या जाएगा x1 और x2। अब ये हो जाएगा x1 माइनस x2, और यहाँ x1 x2 तो कितना हो जाएगा 2x1 x2, यही हो जाएगा 2x1 x2। ठीक है, अब देखना कि हमारे पास x1 जो कि किस में है, पॉजिटिव में है, जो कि किस में है, पॉजिटिव में है, ठीक है, और x2 किस में है, नेगेटिव में, किस में है, नेगेटिव में, बराबर किसके आ रहा है, 2x1 x2, 2x1 x2। ठीक है सर, अच्छी बात है सर। तो अब आप एक चीज़ करो, चेक करो कि ये हमारे पास पॉजिटिव संख्या है और ये हमारे पास नेगेटिव संख्या है। तो हमने जैसे मान लो x1 को माना हमने 10 प्लस के, और x2 को माना हमने माइनस के 15 मान लो। तो बोलो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x1 कितना है 10 और x2 कितना है माइनस 15, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 15, बराबर 2x1 कितना हो गया 10 और x2 कितना हो गया माइनस 15। भैया 10 प्लस 15 कितना हो गया 25, और 15 इंटू 10 करेंगे 150, 150 2 300, तो माइनस 300। तो ये बराबर ही नहीं है भाई, ये मतलब ही नहीं है। ओहो, इसका मतलब x1 माइनस x2 बराबर 2x1 x2 हो ही नहीं सकता, ये बराबर ही नहीं है, ये बराबर ही नहीं है, ये कंडीशन ही नहीं है, ये क्या नहीं है, कंडीशन ही नहीं है। यानी ऐसा कोई समीकरण बनेगा ही नहीं जिसके लिए आप ये दोनों बराबर कर सकते हो। ओहो, इसका मतलब एक x1 को धनात्मक और एक x2 को ऋणात्मक यदि हमने माना है तो उनका प्रतिबिंब कभी बराबर हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता, तो खत्म कहानी। अरे आ गई क्या बात समझ में। तो मैंने आपको एक एक के लिए एक और चीज़ बताई थी कि जब x1 नॉट इक्वल टू x2, जब x1 नॉट इक्वल टू x2 हो, बिल्कुल, तो यहाँ पे x1 x2 के बराबर नहीं है। जब x1 नॉट इक्वल टू x2 हो तथा x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 हो, तो भी फलन क्या कहलाएगा, एक ही कहलाएगा। अब बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये फलन एक ही है। अब हम चेक करेंगे आच्छादक के लिए, क्या चेक करेंगे, आच्छादक, कि आच्छादक है या नहीं। तो चलिए बेटा आच्छादक चेक कर लेते हैं। तो आच्छादक के लिए हम क्या निकालेंगे बेटा, कि जो फलन का परिसर है, परिसर आप निकाल लो, फलन का परिसर यदि उसके सहप्रांत के बराबर आ जाए तो वो आच्छादक होगा। सर सहप्रांत क्या है, ये रहा सहप्रांत। ओरो हाँ सर, -1 से +1 ये सहप्रांत है, सब कुछ होना चाहिए, बट -1 से +1 के बीच में सब कुछ होना चाहिए, ये इसका सहप्रांत है। और परिसर भी मान लो यही आ गया तो हम कह देंगे ये क्या है, आच्छादक है। यस सर। तो चलिए आच्छादक के लिए, तो सर क्या हम परिसर निकालेंगे, बिल्कुल निकाल लो परिसर। तो आच्छादक फलन के लिए तो माना y बराबर क्या मान लिया, f ऑफ x। तो y f ऑफ x क्या है हमारे पास, x1 प्लस मापांक ऑफ x, ये हमारे पास है। तो सर ये तो है, अब इसका परिसर कैसे निकाले, ये सवाल है। तो देखिए बेटा, परिसर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x को एक तरफ y को एक तरफ लेके आए, मतलब हमें जो पद लेके आने हैं वो x को इधर लेके आएंगे और y को इधर लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमें ये मापांक को ओपन करना तो आना चाहिए। हाँ सर, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो पहले हम एक चीज़ मान लेंगे क्या, कि माना x पॉजिटिव है, x क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब x का मान कहाँ से लिया हमने, x बिलोंग्स टू 0 से अनंत लिया हो। ओहो, जब x का मान हमने क्या लिया हो 0 से अनंत, जब ये लिया है पॉजिटिव हो गया, तब मापांक ऑफ x को हम क्या ले सकते हैं x। ठीक है, तो ये हमने ये मान लिया, ये मान लिया। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर x1 प्लस
x हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y प्लस एक्स वाई बराबर x। अब बेटा हम क्या करेंगे, एक्स वाई को उधर ले जाओ तो y बराबर x माइनस एक्स वाई। अब बोलो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, इसमें x कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस के y ये बचा। अब 1 माइनस वाई को उधर ले जाओ तो x बराबर कितना जाएगा, y बटे 1 माइनस वाई। सर ये बात तो समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास x बराबर y बटे 1 माइनस वाई ये आ गया। ठीक है, और यहाँ x का मान क्या है, x का मान पॉजिटिव है। ओके, x का मान क्या है, पॉजिटिव है। क्या x का मान पॉजिटिव है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो y बटे 1 माइनस वाई है इसका मान 0 से बड़ा आ रहा होगा, 0 से बड़ा आ रहा होगा ना, क्योंकि x का मान ये लिया है हमने। अरे ये x है ना, x। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो y के किन किन मानों के लिए, y के किन किन मानों के लिए ये 0 से बड़ा आ रहा है वो चेक करना है। तो मैंने आपको बताया वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड यानी क्रांतिक मान जब हम बताते हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे संख्या रेखा बनाएंगे माइनस अनंत से प्लस अनंत। अच्छा, अब यहाँ मैं इस वाले एक्सप्रेशन का क्रांति बिंदु निकालूंगा। क्या निकालूंगा, क्रांति बिंदु। तो बेटा आप मुझे बताओ जो क्रांति बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे y के निकालूंगा ना मैं, किसके निकालूंगा, y के, क्योंकि y तो है यहाँ पे। तो y के वे सभी मान जिसके लिए इस पूरे व्यंजक का, ये व्यंजक कहलाएगा एक तरह का, है ना, ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। y के वे सभी मान जिसके लिए इस व्यंजक का मान 0 या अपरिभाषित हो, या 0 या अनंत आए, वो y के क्या कहलाएंगे, क्रांति बिंदु। तो बोलो जब हम y का मान 0 रखेंगे तो 0 बटे 1 माइनस 0, तो 0 बटे 1, तो 0 बटे 1 क्या आएगा, 0। तो y बराबर 0 रखेंगे तो इस व्यंजक का मान क्या रहा है, 0। तो y बराबर 0 1 क्या कहलाएगा, y बराबर 0 1 क्रांति बिंदु कहलाएगा। बिल्कुल सही है। और अपरिभाषित चेक करेंगे, अपरिभाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो y का मान जब आप 1 रखोगे तो यहाँ तो 1 आएगा, बट बटे यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। 1 में 0 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा, अनंत। हाँ सर, और अनंत क्या है, अपरिभाषित। तो सर इसका मतलब y बराबर 1 के लिए ये वाला व्यंजक अपरिभाषित हो रहा है, तो क्या y बराबर 1 भी एक क्रांति बिंदु कहलाएगा, तो बिल्कुल कहलाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर 1 एक क्रांति बिंदु है। तो सर ऐसे तो इसके 2 ही क्रांति बिंदु आए, हाँ तो 2 ही आए, लो 2 ही लिखे मैंने। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे बड़े क्रांति बिंदु के दाईं तरफ कैसा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। बट रुको जरा, प्लस का कब लगाते हैं, जब हमेशा जो गुणनखंड बन रहा है वो पहले बन रहा हो। बट यहाँ पे देखो 1 माइनस वाई है, तो जहाँ यहाँ जब मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, देखो 1 माइनस वाई है और होना क्या चाहिए था, y माइनस 1 होना चाहिए था। यदि y माइनस 1 होता तब तो हम धनात्मक लेते, पर यहाँ पे क्या है 1 माइनस वाई ना, इसलिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। फिर कूद के आएंगे तो क्या आएगा, प्लस, और फिर कूद के आएंगे तो क्या आएगा, माइनस। सर ये माइनस प्लस माइनस क्या है, ये माइनस प्लस माइनस है इस व्यंजक का मान, इस व्यंजक का मान। ओहो सर, व्यंजक तो क्या था, y बटे 1 माइनस वाई, और सर ये व्यंजक क्या था, x, किसके बराबर था, x। तो सर इसका मतलब ये जो चिन्ह आ रहे हैं ये x के आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, x के आ रहे हैं। तो सर बट हमें तो यहाँ x का मान क्या चाहिए था, 0 से बड़ा, यानी धनात्मक चाहिए था। तो चेक कर लो x का मान धनात्मक आ रहा है, तो x का मान धनात्मक यहाँ आ रहा है, किस किस के बीच में, जब y का मान 0 और जब y का मान 1 हो। तो y का मान 0 और y के मान 1 के बीच में आ रहा है। यस सर, बात तो समझ में आ गई है, बात तो समझ में आ गई है। अच्छा, 1 के लिए क्या आ रहा है, अनंत, तो इसके लिए स्टार लगा दो थोड़ा, मतलब इस पर क्या लगा दो, पाप, यानी 1 को शामिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 के लिए तो अनंत आ रहा है ना, तो अनंत को शामिल करते हैं कभी नहीं। तो क्या लिखेंगे हम, तो इस व्यंजक के लिए, इस व्यंजक में y का मान क्या रखेंगे कि x का मान 0 से बढ़ा रहा है, तो भैया y का मान रखेंगे क्या, 0 को शामिल करेंगे और 1, तो y बिलोंग्स टू 0 से 1। ओके, तो सर ऐसे तो हम नेगेटिव के लिए भी चेक करेंगे, तो बिल्कुल नेगेटिव के लिए चेक करो। तो आइए नेगेटिव के लिए चेक करते हैं। ओ सर, पहला ही क्वेश्चन कितने समय का हो गया, हाँ तो हो गया, तो हो गया, बिल्कुल अच्छी चीज़ है।
होगा क्यों नहीं। तो चलिए अब क्या करेंगे, माना, अब हम क्या मानेंगे, x को क्या मान लेंगे, नेगेटिव। ओके, जब x को नेगेटिव मानेंगे तो बोला x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से 0। हाँ सर, अब ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब इस वाले केस में मापांक ऑफ x को क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, और क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे। बिल्कुल सही है। अब देखो, जब हमने ये चीज़ मान ली तो अब ओपन करेंगे इसको, तो कैसे लिखेंगे इसको, y बराबर x बटे 1 माइनस एक्स, यही होगा। हाँ सर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स वाई बराबर x। तो y बराबर माइनस एक्स वाई को तो ले जाएंगे तो प्लस के एक्स वाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो y बराबर इनमें से, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या मैं लिख सकता हूँ y प्लस 1। नहीं सर 1 प्लस वाई लिखो, अरे तो 1 प्लस वाई लिखो, y प्लस 1 लिखो, बात तो एक है प्लस के केस में। हाँ सर, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, y बटे y प्लस 1 हो जाएगा। ओहो, तो सर अब ये व्यंजक आ गया। हाँ बट सर यहाँ तो हमें x का मान पता है, 0 से छोटा है, नेगेटिव है। हाँ तो ये लो, 0 से छोटा ले लिया। ओके, तो अब हम क्या चेक करेंगे, इसके लिए भी फिर क्रांति बिंदु बनाएंगे, तो बनाइए क्रांति बिंदु। तो पहले हम संख्या रेखा दिखा दो, माइनस अनंत से प्लस अनंत। क्रांति बिंदु क्या होते हैं कि y के वे सभी मान जिसके लिए इस व्यंजक का मान 0 या अपरिभाषित यानी अनंत आ रहा हो। तो सर एक तो y का मान 0 के लिए आ रहा है, तो y बराबर 0 रख दो। और सर एक मान -1 के लिए भी तो आ रहा है, y का मान -1 रखेंगे, -1 प्लस 1 0, 0 का भाग लगाएंगे अनंत आ जाएगा। तो बिल्कुल सर, तो y बराबर -1 के लिए आ रहा है। अब सब चेक करेंगे क्या y पहले आ रहा है सब में, इसमें y पहले आ रहा है, इसमें y पहले आ रहा है, इसमें y पहले आ रहा था, बट इसमें y बाद में आ रहा था, इसलिए हमने सबसे बड़े क्रांति बिंदु के दाईं तरफ को नेगेटिव माना था इस वाले केस में। बट इसमें तो क्या मानेंगे, धनात्मक, तो प्लस कूदेंगे माइनस, कूदेंगे प्लस। ओके, और ये प्लस माइनस प्लस किसको दिखाएंगे, ये प्लस माइनस प्लस दिखाएंगे इस व्यंजक को। ये किसके चिन्ह है, ये व्यंजक के मान है, यहाँ व्यंजक के चिन्ह है। हाँ, तो व्यंजक क्या है हमारे पास, x के चिन्ह है, अब ये x के चिन्ह है, ठीक है। अच्छा x का मान क्या चाहिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव किस किस के बीच में रहा है, -1 से 0 के बीच में, बट -1 अनंत है तो -1 को शामिल नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू -1 पे ओपन ब्रैकेट और 0 पे क्लोज ब्रैकेट। ओके, जब ये केस हो तो हम इसे बोलेंगे केस नंबर 1 और इसे बोलेंगे केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 के लिए ये आ रहा है और केस नंबर 2 के लिए ये आ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, y कंप्लीट, दोनों को जोड़ देंगे, हम यूनियन ले लेंगे। तो बोलो जब हम यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अतः y का जो मान होगा वो क्या जाएगा बेटा, -1 से +1। देखो -1 से 0 तक ये है और 0 से 1 ये है, तो दोनों को शामिल कर ले तो क्या जाएगा, -1 से +1। और ये किसके बराबर है, सहप्रांत के। ये किसके बराबर है, सहप्रांत। देखो सहप्रांत भी यही है, -1 से +1। तो अतः f कैसा फलन कहलाएगा, आच्छादक फलन। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया कि दिया गया फलन एक है की सतह आच्छादक है। तो सर क्या हमें भी यही करना है, ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना, कोई किंतु परंतु नहीं, सेम देख लो ऐसे। ओके, अब आप इसको रिपीट करके देखना, ठीक है, सरका के, हाँ थोड़ा बैक कर करके देखना बेटा आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x³ r से r एक की है, तो एक की है, तो बिल्कुल खत्म कहानी। अब आइए देखना, स्पीड बढ़ाते हैं, फटाफट करते हैं क्वेश्चनों को। चलिए तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि f(x) बराबर क्या है, x पे घात 3। एक ही चेक करना है, तो x1, x2 बिलोंग्स टू r ले लो, तो f(x1) बराबर कितना जाएगा, x1 पे घात क्यूब, और f(x2) बराबर कितना जाएगा, x2 पे घात क्यूब। अब हमने f(x1) बराबर किसके कर लिया, f(x2) के, f(x1) क्या है, x1 पे घात क्यूब, और ये कितना है, x2 पे घात क्यूब, इसको तो ले आएंगे, तो x1 पे घात क्यूब माइनस x2 पे घात क्यूब बराबर 0। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी
और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। दो फलन गुणा में 0 के हो तो ये क्या संभव है, या तो ये 0 या ये 0, ये 0 और ये 0 कभी हो नहीं सकता क्योंकि धनात्मक है, तो ये 0 होगा तो x2 है ना, तो यहाँ से x1 बराबर क्या जाएगा x2। ठीक है, जब हमने दो प्रतिबिंब को बराबर माना कि f ऑफ x में इसका प्रतिबिंब और f ऑफ x2 इसका प्रतिबिंब बराबर आ रहा है, तो फिर इसके अवयव भी क्या आ गए, बराबर आ गए, तो हम कहेंगे ये कैसा फलन है, एक एक ही। तो खत्म कहानी, ये एक एक ही हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक अरिक्त समुच्चय x हमें दिया गया है, px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है पर विचार कीजिए, करेंगे बिल्कुल px पे। निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। और कैसे परिभाषित करना है, एक संबंध r परिभाषित करना है, हमें संबंध बनाना है। ठीक है, करेंगे। px में उप समुच्चयों a b के लिए a का संबंध b से यदि और केवल यदि a b का उप समुच्चय हो तब क्या r px में एक तुल्यता संबंध है। अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए, तो लिखेंगे फटाफट जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, तो देखिए प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि एक अरिक्त समुच्चय x है, अरिक्त समुच्चय क्या है, x है। ठीक है, तो माना, अब अरिक्त है तो माना x बराबर क्या मान लिया हमने, 1,2। बस यही मान लो, ज़्यादा क्यों मान रहे हो, 1,2 मान लिया। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। ठीक है, तो x के उप समुच्चय लिखो, तो x के उप समुच्चय ये लो। तो x के उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, तो देखो एक तो होगा 5 बिल्कुल, एक ये खुद होगा 1,2 बिल्कुल, एक होगा 1 बिल्कुल और एक होगा 2। ओके सर, तो ये हो गया x के उप समुच्चय। अब इनको लेकर एक समुच्चय बनाना है, ये बना दिए लो, इसे नाम दिया px, इसे क्या नाम दिया, p ऑफ x, और इसे क्या कहते हैं, घात समुच्चय। इसे क्या कहेंगे हम, घात समुच्चय। इसे क्या कहेंगे, घात समुच्चय। किसका कहेंगे, x का, क्योंकि x के तो उप समुच्चय लेके बनाए। तो घात समुच्चय क्या होता है, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय को लेकर बनाया गया समुच्चय। किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों को लेकर बनाया गया समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। टन टन टन। ठीक है, तो ये घात समुच्चय p ऑफ x ये आ गए। अब हमें एक संबंध स्थापित करना है इस p ऑफ x में। देखो संबंध हमेशा समुच्चय में होता है, क्रॉस करके जब हम क्रॉस करते हैं तो देखना बेटा, ये px है, तो अब मुझे एक संबंध स्थापित करना है r। और देखो संबंध जो है वो क्या होता है बेटा, संबंध एक उप समुच्चय होता है। संबंध क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। किसका होगा, दिए गए समुच्चय के क्रमित गुणन का। अब सर हमें तो समुच्चय क्या दे रखा है यहाँ पे px, तो हम क्या लिखेंगे, px गुणा px। ठीक है सर, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ये क्रमित गुणन हो जाएगा, px गुणा px, ये लो। ठीक, ओके, बात समझ में आ गई बेटा। चलिए अब क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक संबंध स्थापित करना है। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना किस प्रकार करना है। तो इस प्रकार करना है हमें, ऐसे, अब ऐसे युग्म लेना है बेटा। इसमें युग्म आएंगे, इसमें क्या आएंगे, युग्म। एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ युग्म। बोलो इसमें, इसके अंदर बोलो कितने अवयव है, 4, और इसके अंदर कितने अवयव है, 4। तो 4 × 4 करेंगे कितना आएगा, 16। ओहो, इसका मतलब इसके अंदर कितने जोड़े आएंगे, 16 जोड़े आएंगे। भैया px गुणा px करोगे तो कितने जोड़े आएंगे उसमें, 16 जोड़े। 16 जोड़े आएंगे ना, 16 युग्म। ओके सर, 16 युग्म आएंगे। अब इस 16 युग्म में से कौन से युग्म हमें लेने हैं जो संबंध स्थापित करे। तो कैसे संबंध स्थापित करवा रहा है हमें इस प्रकार के युग्म लेने हैं। जैसे मान लो हमें क्या दे रखा है कि a, b, a, b,
ये वाला युग्म इस आर में होगा यदि यदि ये कैसा हो कि ए जो है वो बी का क्या हो, उपसमुच्चय। ये लो बात, ए क्या हो, बी का उपसमुच्चय। अच्छा सर, ये है मतलब, यानी हमें इसमें से ऐसे युग्म लेने हैं जो आगे वाला जो अवयव है वो पीछे वाले आगे वाला जो अवयव है वो पीछे वाले अवयव का क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए। ऐसे युग्मों को आप आर में शामिल करते चलो। ओके, तो सर्च करेंगे तो देखो आर बराबर क्या, मैं अब आप मुझे बताओ, प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय। प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय। और रिक्त समुच्चय भी क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पे देखना मैंने लिखा फाई, यहाँ फाई क्या है, रिक्त समुच्चय। तो मैंने फाई तो बोलो फाई बोलो, आएगा कि नहीं आएगा भाई, 16 युग्म में फाई भी तो आएगा, सब बिल्कुल आएगा। इसी प्रकार से बोलो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1,2 और 1,2, हाँ सर ये भी आएगा, ये भी इसका उपसमुच्चय कहलाएगा अपने अपने का। और इसके अंदर क्या ये आ जाएगा 1 1, हाँ सर बिल्कुल। और इसी प्रकार से क्या इसमें 2 और 2 ये भी आ जाएगा, हाँ ये भी आ जाएगा। क्या बोलो, ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है, बिल्कुल, ये इसका उपसमुच्चय, ये इसका उपसमुच्चय, ये उसका उपसमुच्चय, ये उसका उपसमुच्चय। तो ये सहतुल्य हो गए। देखो सहतुल्य संबंध क्या होता है कि दिए गए जिस समुच्चय में हमें संबंध स्थापित करना है उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध स्थापित हो गया तो उसे कहेंगे सहतुल्य संबंध। तो देखो हो गया। उसके बाद अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है क्या कि आगे वाला, जैसे फाई ले लिया हमने, तो बोलो फाई के आगे अब चाहे आप ये ले लो 1,2, तो बोलो फाई इसका उपसमुच्चय कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। फिर उसके बाद मैंने लिखा 5,1, तो ये भी है, बिल्कुल है। फिर मैंने लिखा 5,2 उपसमुच्चय, तो ये भी है। बोलो क्या ये इसका उपसमुच्चय कहलाएगा, तो ले लो जोड़ा, तो ले लिया। अब 16 में से देखो 4 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, 7। और सुनो, अब क्या मैंने लिखा 1 ये वाला, तो मैंने लिखा ये 1, तो बोलो क्या ये, और इसको लिखा ये 1,2, बोलो क्या ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय का उपसमुच्चय है, तो बिल्कुल है, तो ये जोड़े में आ गए। इसी प्रकार से हमने लिखा 2 और 1,2, ये लो, तो ये भी इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। तो इस प्रकार इस संबंध में कितने जोड़े आ गए, 3 3 6 और 3 9, 16 में से 9 जोड़े ले लिए। ये संबंध दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन में ये हमें दे रखा है, ये निकाल लिया अब हमने। अब सिद्ध करवा सिद्ध कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तुल्यता संबंध क्या होगा, तो सबसे पहले सहतुल्य। तो बोलो क्या आप कह सकते हो ये सतुल्य संबंध है, बिल्कुल कह सकता हूँ मैं ये सतुल्य संबंध है। क्यों, क्योंकि इसमें फाई ये और ये आ रहा है, और इसके अंदर फाई ये आ रहा है, तो सतुल्य। क्या ये सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, तो मैं बोलूँगा ये सम्मित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये वाला युग्म है बट इसका उल्टा चेक करो, उल्टा हो सकता है क्या, नहीं, उल्टा है ही नहीं। उल्टा का मतलब कि 1 2 पहले आए और 5 बाद में आए, ऐसा हो सकता है कि 1 2 5 का समुच्चय होगा, 5 इसका कहलाएगा और वो तो कहलाएगा उसका, तो खत्म। तो ये सम्मित संबंध नहीं है। अब हमें चेक करना है कि संक्रामक, अच्छा अब हम सिद्ध हो ही गए लो, यदि तीनों में से कोई भी एक नहीं तो तुल्यता संबंध नहीं है, खत्म होगा। नहीं तो ये हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये फलन तुल्यता संबंध नहीं है, ऐसा हमने जांच कर ली। ठीक है, अब संक्रामक है कि नहीं है, तो संक्रामक के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि आप सतुल्य युग्म हटा दो, बाकी के जो युग्म है इनमें 2 2 का पेयर मानो। तो पहले हमने क्या मान लिया, हमने ले लिया फाई, इधर वाले को मिटा लेते अपन। तो हमने ये ले लिया बेटा क्या कि 5,1,2, बोलो ये संबंध में है, बिल्कुल है, तो हमने लिखा बिलोंग्स टू आर। अब हमें दूसरा ऐसा युग्म मानना है जिसमें ये पहले आ रहा हो, ये पहले आ रहा हो, देखना ये पहले आ रहा क्या, डो 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 नहीं आ रहा,
तो जब हम दूसरा एक तो ये वाला मान लिया और एक ये माना, अब ये मान ही नहीं पा रहे, तो जब ये नहीं मान पा रहे तो ये तो कह देगा कि भाई संक्रामक है मेरी तरफ से, क्योंकि दूसरा है ही नहीं ऐसा कोई, मैं कैसे बताऊंगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं बोलूँगा संक्रामक है। फिर इसको चेक कर लो, 5 स्टार 1 मतलब 5 और समुच्चय है ना, बोलो क्या ये संबंध में है, बिल्कुल है। अब आगे ऐसा देखो जो 1 हो, हाँ सर आगे 1 वाला तो है, कहाँ है ये रहा, हाँ तो ये रहा, और इसका क्या है 1,2, बोलो ये आर में है, बिल्कुल है। तो फिर ये दोनों भी होने चाहिए, यानी 5 और 1,2 ये दोनों भी जोड़े किस में होने चाहिए, संबंध में, बोलो है संबंध में, ये रहा, बिल्कुल है सर, तो ये संक्रामक है, इसकी तरफ से संक्रामक है। फिर उसके बाद हमने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे ये 5 स्टार 2, तो 5 ये स्टार 2, तो 5 1 2 ये है, तो ये भी संक्रामक कहलाएगा। फिर ये चेक करेंगे बट 1,2 कोई मिल नहीं रहा, तो इसकी तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, संक्रामक है। फिर ये चेक करेंगे बट ये जो है 1 2 ये ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं है जिसमें आ गया रहो। अब आप कहो सर इनमें तो आ रहा है, अरे मैं सैतुल्य के अलावा वाले चेक करो, उसमें तो हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो सर है ही नहीं, ऐसा बन ही नहीं रहा, तो बन नहीं रहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या बोलेंगे, ये संक्रामक संबंध है। तो समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे कि ये वाला संबंध संक्रामक संबंध है, सतुल्य भी है बट सम्मित नहीं है, तो तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यस सर, बात तो समझ में आ गई है, बिल्कुल सर। तो अपने उत्तर का औचित्य बताइए, तो हमने बता दिया कि ये तुल्यता संबंध नहीं है। उसके बाद चौथा सवाल, तो चौथा सवाल क्या कह रहा है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4। जिंदगी की राहों में अक्सर लोग अकेले चलते हैं। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल क्या कह रहा है, समुच्चय 1 2 3 डॉट 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 n से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या, आच्छादक फलनों की संख्या। ओहो, तो भैया यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 सो ऑन n। अब भैया यहाँ भी क्या है 1 2 3 4 सो ऑन n स्वयं से। अच्छा, इसमें आच्छादक फलनों की संख्या निकालनी है कि आच्छादक फलन कितने बन सकते हैं। तो मुझे बताओ आच्छादक फलन ये कहलाएगा सहप्रांत। आच्छादक क्या होता है कि जो फलन का परिसर f का परिसर किसके बराबर हो, f के सहप्रांत के बराबर हो, तो हम बोलेंगे आच्छादक है। ठीक है सर। अच्छा, परिसर क्या होता है, परिसर होता है कि सहप्रांत के अंदर स्थित वे सभी अवयवों का समुच्चय जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, किसमें, इस आगे वाले। तो इसका मतलब इस n का अधिकार मिलना चाहिए, इस n का अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल। अब आप मुझे बता सकते हो, आप बता सकते हो कि जब मैं इस n को भिड़ाऊंगा तो n इससे भी भिड़ सकता है, हाँ सर भिड़ सकता है ना, ओके सर। ऐसे ये n 2 से भिड़ सकता है, ऐसे ये n 3 से भिड़ सकता है, चांस है ना भिड़ने के, अरे भिड़ने के चांस है ना, हो सकता है ना। मान लो हमने n को 1 से बढ़ा दिया तो ये भी तो 1 बन जाएगा। फिर मान लो इस n को मैंने 2 से बढ़ा दिया तो ये भी तो हो सकता है। फिर मान लो n को मैंने 3 से बढ़ा दिया, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसे कितने तरीके हैं, n तरीके। ऐसे कितने तरीके हो गए बेटा, n तरीके हो गए, हाँ सर बिल्कुल सर। तो n को बढ़ाने के कितने तरीके हो गए, n तरीके हो गए। ठीक है, फिर हमें अधिकार देना है n-1, तो इससे पहले वाला यहाँ पे नंबर क्या आएगा, n-1। तो बोला n-1 को यहाँ बिठाने के अब कितने तरीके हो गए, n नहीं n-1, एक तो रिजर्व हो जाएगा ना, अरे कोई एक तो बुक करोगे ही करोगे। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, n-1। फिर अगले वाले को क्या मिलेंगे, n-2। फिर अगले वाले को कितने मिलेंगे, n-3। सॉन करते करते 2 3 1 ये हो जाएगा। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल। तो ऐसे फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल। सर नहीं समझ में आया सर, बिल्कुल सर बिल्कुल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया सर। ओ मेरा पेन और गिर गया, वो तुम्हारे चक्कर में एक बार चेक कर लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है भाई, पेन तो सही चल रहा है, गिर गया था अभी। हाँ तो आइए मैं समझाता हूँ आपको।
क्यों ना हम 1 2 3 की जगह 1 2 3 ही मान लेते हैं। लो अब हमें आच्छादक फलनों की संख्या चेक करनी है। क्या चेक करनी है? आच्छादक फलनों की संख्या। तो देखना सारे केस ले रहा हूँ मैं, 1 को बढ़ा दिया 1 से, 2 को बढ़ा दिया 2 से, 3 को बढ़ा देते हैं। एक केस हो गया ऐसा। हाँ सर बिल्कुल। 1 2 3 ये भी तो फलन है, एक फलन ये रहा। फिर 1 2 3, 1 को बढ़ा दिया 2 से, 2 को बढ़ा दिया 3 से, 3 को बढ़ा दिया 1 से, ये भी तो एक फलन है F2। हो सकता है ना, आच्छादक है, देखो सबको है। फिर देखना 1 2 3 1 2 3। अच्छा अब हमने देखो 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को बढ़ा दिया 3 से, 2 को बढ़ाया 3 से, अब 2 को बढ़ा दिया 2 से, और 3 को बढ़ा दिया 1 से। ऐसे भी तो हो सकता है, देखना अलग अलग दिख रहा है, इससे बोला हमने F3। ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 1 2 3। अब देखो 1 को हमने 1 से, 1 को हमने 2 से, 1 को हमने 3 से बढ़ा दिया। अब बात करेंगे 2 की। 2 को बढ़ाया हमने 1 से, 2 को बढ़ाया हमने 1 से, फिर 1 को बढ़ाया 2 से, और 3 को बढ़ाया 3 से। ये भी तो हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल, इसे बोला F4। फिर टचक टचक 1 2 3 1 2 3। अब हमने 1 को बढ़ाया 2 से, है ना। ठीक है सर। अब 2 को बढ़ाया 1 से, अब 2 को बढ़ाएंगे 2 से, तो 2 को बढ़ाया हमने 2 से, 1 को बढ़ाया हमने 3 से, और 3 को बढ़ाया हमने 1 से। देखना ये ऐसा बनाएंगे कहीं, सब बन गए। तो 3 को 1 से, 1 को 3 के, ओके बन गया। तो चलो अब दूसरा ले लेते हैं। लो 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 लो, ये लो। अब क्या करेंगे हम, देखो 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 देखो, 1 को बढ़ाया 3 से, 1 को 3 से हो गया, 1 का 3 से हो गया। ठीक है। 2 को बढ़ाया 3 से, 2 को बढ़ाया 3 से, ओके, 2 को बढ़ाया 3 से, 3 को बढ़ाया 2 से, और 1 को बढ़ाया 1 से। ऐसे भी तो हो सकता है बिल्कुल, इसे बोला F5। फिर उसके बाद एक को ले लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। अब क्या करेंगे हम, देखो जब जो वहाँ 1 को बढ़ाया 3 से, 3 को बढ़ाया 1 से, तो ये तो हो गया। ठीक है। चलिए फिर उसके बाद एक केस और बन रहा होगा। देखो 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 कौन सा बन रहा है, देखना बच्चों। 1 को बढ़ाया 1 से, 2 को बढ़ाया 2 से, 3 को बढ़ाया 3 से, ये हो गया। ठीक। 1 को बढ़ाया, हाँ ठीक है। एक ऐसा भी तो केस बन सकता है, देखो 1 को बढ़ाया 2 से, ठीक है, 2 को बढ़ाया 3 से। ऐसे भी तो सकता है 2 को बढ़ाया 1 से, और 3 को बढ़ाया 2 से, और 1 को बढ़ाया 3 से। ये भी तो सकता है। हाँ सर ये भी हो सकता है, इसे बोला F6। तो देखो ये फलन आच्छादक है, ये भी आच्छादक है, ये भी आच्छादक है, ये भी आच्छादक है, ये भी आच्छादक है, और ये भी आच्छादक है। तो ऐसे आच्छादक फलनों की संख्या कितनी हो गई? 6। हाँ सर कितनी हो गई? 6। 6 आच्छादक फलन बने ना, बिल्कुल संभावना है। अब इसको हम काउंट करने का तरीका क्या है? देखो इसको काउंट करने का तरीका ये है कि आप मुझे बताओ, इस 3 को बढ़ाने के, इस 3 को यहाँ पर बढ़ाने के कितने तरीके हैं? भैया 3 1 से बढ़ सकता है, बिल्कुल 3 1 से बढ़ सकता है। देखो कहीं ना कहीं 3 1 से बढ़ रहा होगा, या 3 2 से भी बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, या 3 3 से बढ़ सकता है, बिल्कुल। तो 3 को यहाँ बढ़ाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। फिर अब लेंगे 2। अब ये 3 कम से कम एटलीस्ट, जब हमने 3 को बढ़ाया 3 तरीके हैं, तो 3 में से कोई एक तो बैठेगा, बिल्कुल बैठ गया। मान लो वो 3 1 पे बैठ गया, अब 2 को बढ़ाएंगे, तो 2 को बैठाने के या तो 2 या 3, तो 2 ही तरीके है। तो 2 को बैठाने 2 तरीके, 1 को बैठाने का 1 तरीका। तो कितने हो गए? 6। तो 3 गुणा 2 गुणा 1, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल 3, तो 6। अब बात समझ में आ गई? तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, आइए क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेते हैं। तो इसे हम साफ कर देते हैं, ये लो, ओके सर, खत्म कहानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा, ए है बी है, ओके। तो 5वां सवाल, ए है, ए कितना है? समुच्चय ए, -1 0 1 और 2, ये है समुच्चय। फिर बी बोलो क्या है? -4 -2 0 और 2, ये बी है। तो ए है और बी है समुच्चय। एक फलन एफ है,
एफ कोमा जी दोनों ही फलन ए से बी में परिभाषित है। ओके। और एफ एक्स जो है ये आपको दे रखा है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। और जी एक्स जो है वो आपको क्या दे रखा है, 2 मापांक एक्स माइनस 1/2 मापांक बंद -1। अच्छा, यहाँ आपको x बिलोंग्स टू ए है और यहाँ भी x बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। दोबारा परिभाषित फलन है, क्या f तथा g समान है, पहले हमें चेक करना है f तथा g समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो खत्म कहानी, हमें समान फलन चेक करना है। समान फलन कब होगा, देखो ये इनका प्रांत तो समान है, परिसर भी समान हो जाए, परिसर भी क्या हो जाए, समान, तो क्या कहलाएगा ये, समान फलन। सर परिसर क्या होता है कि सहप्रांत में स्थित, तो बी सहप्रांत में स्थित वे सभी अवयव, सहप्रांत में स्थित वे सभी अवयव जो अपना पूर्ण प्रतिबिंब रखते हो। तो आइए पहले हम चेक करते हैं। तो x का मान क्या रखेंगे, -1, तो हमने इस फलन की गोदी में -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 तो कितना गया 2, तो -1 रखने पे क्या आ रहा है 2, ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या रखेंगे 0, तो 0 रखने पे 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 तो 0 आ रहा है, बिल्कुल। फिर हमने रखा 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 0, और सर f(1) के लिए भी 0 आ रहा है, आने दो, उसमें क्या है, हमें तो क्या चेक करना है कि परिसर और प्रांत दोनों का बराबर होगा तो फलन समान कहलाएगा। अब 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 माइनस क्या रखेंगे 2, तो 4 माइनस 2 2 आ रहा है। अब इसको चेक करेंगे, तो अतः f का परिसर बोलो क्या आ रहा है, तो f का परिसर क्या आ रहा है 0,2 0,2, यही तो आ रहा है। ओके, अब इसका चेक करो, बोलो g ऑफ x, x का मान क्या रखेंगे -1, तो 2 माइनस 1 -1/2 -1 यही आएगा, तो 2 -1 और आधा -1.5, और मापांक लेंगे तो प्लस के 1.5, तो 1.5 ऐसे लगेंगे, -1 2 का 2 3 में से 1 गए तो 2, और -1 पे भी 2 आ गया। ओके, अब 0 चेक करेंगे, 0 रखो, तो 2 0 माइनस आधा मापांक -1, तो बोलो -आधा का मापांक आधा, तो 2 इंटू आधा -1, तो 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 0, और 0 पे 0 आ रहा है, और यहाँ पे 0 पे 0 आ रहा था। फिर उसके बाद चेक करेंगे एक पे चेक करो, तो क्या आएगा 2 1 माइनस हाफ -1, तो 2 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ -1, तो 2 इंटू हाफ -1, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 जी, और 1 पे भी 0 आ रहा है। ओहो, फिर अब कौन सा बच गया हमारे पास, अब बच गया 2, तो जी की गोदी में 2 बैठाया, तो क्या है बेटा 2 मापांक 2 माइनस आधा मापांक -1, तो 2 में से हाफ गया तो 1.5 बचेगा, तो 1.5 -1, 2 से 2 3 माइनस 1 तो 2, और 2, तो देखो जी का मान क्या आ रहा है 2 0 0 2, तो जी का परिसर बोलो क्या आएगा, तो जी का परिसर क्या है बेटा 0,2। अब बोलो f का प्रांत a और f का परिसर 0,2, अच्छा g का प्रांत a और g का परिसर 0,2, तो जब कोई फलन जिसका प्रांत और परिसर बराबर हो तो वो दोनों फलन समान फलन कहलाएंगे, तो हम बोलेंगे अतः f तथा g एक समान फलन है। ओके सर, बात तो समझ में आ गई है सर, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, बाहों में जलियां, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समुच्चय ए और क्या है 1, 2, 3, ठीक है बेटा, गणित से आप मोहब्बत करो है ना। तो समुच्चय ए 1, 2, 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1, 2 तथा 1, 3 हो, ओहो ऐसे संबंध जिनके अंदर 1, 2 और 1, 3 ऐसे जोड़े होने चाहिए ना हो, और जो सैतुल्य तथा सममित हो, जो सैतुल्य तथा
सम्मित हो, ओके, किंतु संक्रामक नहीं हो, किंतु संक्रामक नहीं हो, ओके। ऐसे संबंधों की संख्या कितनी होगी? ऐसे कितने संबंध बना सकते हैं इस समुच्चय में? तो बोलो संबंध जो होते हैं बेटा आर, वो क्या होता है, ए क्रॉस ए, यही होगा। तो बोलो ए कितना है 3 और ये भी कितना है 3, तो 3 3 9, तो टोटल जोड़े कितने बनेंगे 9, ओके, टोटल जोड़े 9 बनेंगे, ठीक है। अच्छा, इन 9 जोड़े में अब ये जो संबंध हम बना रहे हैं आर, जो हम संबंध बना रहे हैं आर, वो सतुल्य होना चाहिए। सतुल्य 9 जोड़े हैं, तो 9 जोड़े में से कम कौन से जोड़े जो आने चाहिए तब जाके वो सतुल्य कहलाएगा। तो कौन से है 1 1 2 2 और 3 3, भैया ये तो आने ही चाहिए। अच्छा, और ये सतुल्य के लिए और क्वेश्चन में दे दिया कि 1 2 1 3 भी होना चाहिए, तो भाई साहब 1 2 और 1 3 भी होना चाहिए, ये बोला उसने। फिर बोला है उसने कि सम्मित भी होना चाहिए, और सम्मित होना चाहिए तो 1 2 का उल्टा भी होना चाहिए। तो 1 2 का उल्टा क्या होगा 2 1, ये भी तो होना चाहिए। फिर 1 3 का उल्टा क्या होना चाहिए 3 1, ये भी होना चाहिए। अब देखो जोड़े कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अब 2 जोड़े बच गए, 7 आ गए, अब 2 बच गए। अब ये 2 भी बता दो कौन से बच गए। एक तो बच गया 2 3 और एक बच गया 3 2। यस सर। अब क्या होगा, अब हमें संक्रामक नहीं कहना है, संक्रामक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, संक्रामक। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से यदि मैं कोई भी एक ले लूँ, जैसे 2 3 ले लिया मैंने, तो फिर मुझे 3 2 भी लेना पड़ेगा, सम्मित तो है ना वो। ओहो, तो इसका मतलब अब मैं इसमें से एक भी अवयव नहीं लूँगा, क्योंकि मैं यदि लूँगा तो फिर वो कंडीशन वॉयलेशन हो जाएगा। यदि मैं इसको भी लूँगा तो फिर इसको भी लेना पड़ेगा, तो पूरे जोड़े ले लिए 9, तो ये तो तुल्यता संबंध कहलाएगा। ये तो क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध। अरे वाह गुरुजी, बात तो समझ में आ गई है। इसका मतलब यहीं फुल स्टॉप कर देना है। तो ऐसे कितने संबंध बनेंगे जो सतुल्य हो, सम्मित हो, किंतु संक्रामक नहीं हो इस वाले समुच्चय में? तो केवल ऐसा एक ही संबंध है, एक ही संबंध है, और इसका दूसरा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब उसके बाद एक लास्ट सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये चुटकी में हो जाएगा। तो देखो 7वां सवाल क्या कह रहा है, इसी समुच्चय 1 2 3 में अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या। ओहो, 1 2 भी आना चाहिए। जैसे अब हमें एक आर ऐसा ढूंढना है जिसमें 1 2 आना चाहिए और ये तुल्यता संबंध हो। कैसा संबंध हो, तुल्यता। तुल्यता क्या होता है, जो सम्मित, संक्रामक तथा सतुल्य तीनों हो। तो चलिए, तो पहला तो बात करते हैं हम, कितने जोड़े होते हैं 9, उन 9 में सतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 तो होना ही चाहिए। फिर एक ये दे दिया 1 2, तो फिर हमने क्या ले लिया 2 1 भी ले लिया। सम्मित है ना, 1 2 है, 1 2 बोल रहा है एग्जामिनर, ये तो होना चाहिए, तो फिर 2 1 भी होना चाहिए सम्मित कहने के लिए। ओके, अब देखना आप मैंने इसको यहाँ फुल स्टॉप कर दिया, सब अच्छी बात है, कर दिया। तो अब चेक करो संक्रामक है क्या, तो 1 2 है। भैया ये तो सतुल्य जोड़े हैं, तो इनको तो हम छेड़ेंगे नहीं। एक जोड़ा ये मान लिया, फिर दूसरा जोड़ा कैसा मानना है, उसमें आगे वाला अवयव यही आना चाहिए सेम, तो ये है, तो दूसरा जोड़ा ये हो गया। तो 1 1 मौजूद है, तो 1 1 मौजूद है। ओरे सर, तो ये वाला जो R1 है, क्या हम कह सकते हैं ये R1 सतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है, और इसमें जोड़ों की संख्या कितनी है 5। सर ऐसा तो एक और भी तो संबंध हो सकता है जो सतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक। बिल्कुल, कौन सा, जिसमें सारे 9 के 9 जोड़े हैं। हाँ, तो सारे 9 के 9 जोड़े ले लो, 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 और 3 2, ये भी तो सकता है।
हाँ सर बिल्कुल। बोलो, क्या ये सतुल्य है? हाँ। क्या ये सममित है? हाँ। क्या ये संक्रामक है? हाँ। क्या ये तुल्यता है? हाँ है। ओके, तो एक संभावना ये, एक संभावना ये, तो ऐसी कितनी संभावना होगी? दो। ऐसे कितने संबंध बना सकते हैं हम? दो। तो ये बना दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कितने आंसर आएंगे? तुल्यता संबंध कितने बनेंगे समुच्चय 1 2 3 में? दो। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा बी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी प्रश्नावली एक पूरी कंप्लीट 12 लेक्चर में हमने इसको फिनिश कर दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे दूसरी प्रश्नावली। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके बाय, गुड।